जय हिंद दोस्तों। 3 EMI ना देने पर सेटलमेंट होगी मात्र 20% पर। जी हाँ दोस्तों, आप लोग भी बिल्कुल सही सुन रहे हो। अगर आप लोगों की भी 3 EMI डिफॉल्ट हो चुकी है या फिर होने वाली है तो आपको भी अपने लोन पर 80% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। अगर पर्सनल लोन है तो 80% तक डिस्काउंट मिल सकता है। अगर क्रेडिट कार्ड है तो 85% तक डिस्काउंट मिल सकता है। और अगर कोई सिक्योर लोन है तो उस पे भी 50% तक डिस्काउंट कैसे ले, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। कई सारे भाइयों का बहुत दिनों से सवाल आ रहे थे कि सर हमें पता तो है कि सेटलमेंट कैसे करनी है या फिर क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, लेकिन वो लागू कब से होगा, क्या क्या चीजें हमें फॉलो करनी पड़ेगी, और क्या ये भी सच्चाई है कि सिक्योर लोन भी सेटल हो सकते हैं या फिर सिर्फ सारे अनसिक्योर लोन ही सेटल हो सकते हैं। और अगर सेटल होगा तो क्या करना पड़ेगा, अगर उन्होंने कोई केस कर दिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर नोटिस आया तो क्या करना पड़ेगा, तब तक रिकवरी कैसे संभलेगी। तो मैंने सोचा कि आज इस पे प्योर एक बार सिक्योर और अनसिक्योर दोनों ही लोन्स पे एक प्योर वीडियो बना देता हूं। इस वीडियो के बाद दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीजें समझ जाओगे, क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है। इस वीडियो के अंदर पूरे की पूरी चीजें समझ जाओगे। तो सबसे पहले तो समझ जाओ कि 3 EMI डिफॉल्ट क्यों होनी है। ये चीज जान लो कि एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट होने से पहले आपका लोन कभी भी सेटल नहीं हो सकता। ठीक है, कम से कम 3 EMI तो आपकी डिफॉल्ट होनी ही चाहिए, तब जाके आपकी सेटलमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट हो सकता है। अगर आप उससे पहले सोच रहे हो कि मैं अभी पहला दूसरा मंथ आपका चल रहा है और आप सोच रहे हो कि अभी सेटलमेंट कर लूं, तो मेरे भाई थम जाओ, क्योंकि एनपीए से पहले ना आज तक कभी सेटलमेंट हुई है ना कभी होगी। क्यों? क्योंकि तब तक बैंक को हमेशा एक आस लगी रहती है अपने पैसों की, अपनी चीजों की आस लगी रहती है, अपने पैसों की आस लगी रहती है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उनको पैसे मिल ही जाएंगे। एनपीए के बाद वो आस खत्म हो जाती है। एनपीए के बाद उनको पता चल जाता है जो आपका लोन अकाउंट था वो डिक्लेयर हो जाता है कि वो एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, उससे कोई पैसा नहीं आने वाला है, वहां पर डिक्लेयर हो जाता है। अभी तक क्या था, वो लोग ट्राई कर रहे थे कि आप कोई पैसा दे दोगे, वो सिक्योर और अनसिक्योर दोनों के अंदर ये चीज है। ठीक है, अभी तक क्या है, वो ट्राई कर रहे थे कि आप आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कोई ना कोई पैसा दे दोगे, एक ही EMI दे दोगे कम से कम। कई बार क्या होता है, रिकवरी एजेंट खुद भी पे कर देते हैं एक EMI। क्यों करते हैं? ताकि एनपीए ना हो। एनपीए के बाद आपका जो लोन सेटलमेंट का प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो लोन सेटलमेंट का आपको ऑफर मिलेगा वो मिलेगा क्रेडिट कार्ड में। जैसे ही आपकी 3 EMI डिफॉल्ट होंगी, और कई बार तो क्या होता है, डिफॉल्ट होने से पहले ही लोग ऑफर देने लगते हैं। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि अगर कोई रिकवरी एजेंट, कोई डीएसए या फिर कोई आरसीएम, उनका जो मैनेजर होता है, वो आपको कहता है कि अभी आपका एनपीए नहीं हुआ है, एनपीए से पहले मैं आपके आधे पैसे में सेटलमेंट करवा देता हूं, या फिर आप इतना पैसा भर दो, एक EMI भर दो, फिर आपकी सेटलमेंट हो जाएगी, तो मेरे भाई वो 100% झूठ कह रहा होगा। एनपीए से पहले आपकी सेटलमेंट कोई भी नहीं करवा सकता। अगर आपको एनपीए से पहले सेटलमेंट का ऑफर मिल रहा है तो 100% फेक है, उसकी तरफ मत जाए। अगर आपने पैसे डाल दिए तो आपके पैसे बर्बाद जाएंगे, ब्याज पेनल्टी जुर्माने में ही चले जाएंगे और उनकी कमीशन बन जाएगी। तो अब जैसे ही एनपीए हो जाएगा तो आपको क्रेडिट कार्ड में ऑफर आने लगेंगे। लेकिन ऑफर कैसे आएंगे? ऑफर आएंगे 50% के, 60% के, 70% के। बोलेंगे कि एक काम करिए, आप 70% पैसा दे दीजिए, 60 दे दीजिए, 50 दे दीजिए। ठीक है, तो आपको उनसे कहना है कि मैं अभी नहीं करूंगा सेटलमेंट, मैं करूंगा राइट ऑफ के बाद। अब ये राइट ऑफ किस वाला का नाम है? राइट ऑफ का सिंपल मतलब है कि जब बैंक आपके लोन अकाउंट, अब ये जो लोन अकाउंट मैं कह रहा हूं ये क्रेडिट कार्ड के लिए भी है। कई हमारे बहुत पढ़े लिखे भाई हैं, वो बोलते हैं कि सर मेरा तो क्रेडिट कार्ड है, मेरा लोन नहीं है। ठीक है मेरे भाई, क्रेडिट कार्ड भी एक तरीका का प्री अप्रूव्ड लोन है, उसे भी लोन की कैटेगरी में लेके चलो, वो भी एक अनसिक्योर लोन है और कुछ नहीं। ठीक है, अगर कोई एफडी करवा रखी होती तो वो सिक्योर क्रेडिट कार्ड हो जाता, सिक्योर लोन हो जाता, समझे? तो इसीलिए सबसे पहले तो उसमें ऑफर आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, उन्हें कम से कम राइट ऑफ तक उनको आरटीपी डलवानी है। क्यों राइट ऑफ तक का वेट करना है? क्यों? जितनी भी एजेंसी है, जितने भी बैंक है, वो हमेशा राइट ऑफ के बाद ही मैक्सिमम डिस्काउंट देते हैं, उससे पहले कभी भी डिस्काउंट मैक्सिमम नहीं देंगे। उससे पहले क्या करेंगे, 50% काट देंगे, 40% काट देंगे, 60% काट देंगे, बोलेंगे 40-30% पैसा दे दो, एक काम करो हम यहां पर खत्म कर देते हैं कहानी। यही चीज पर्सनल लोन में लागू होती है, यही चीज क्रेडिट कार्ड में लागू होती है। और राइट ऑफ के बाद जब बैंक अपने बही खाते से ही आपका लोन अकाउंट हटा देती है, कई भाई लोग ये भी पूछते हैं कि सर बही खाते से क्यों हटा देगी? अगर बही खाते से हटा देगी तो हमारे लोन का कोई प्रूफ ही नहीं है उनके पास
ऐसा नहीं है, रिकवरी के अंदर उनका प्रूफ रहता है। जो उनका लोन अकाउंट है, जो लेजर रहता है कि कितने अकाउंट डिफॉल्ट में जा रहे हैं, कितने राइट ऑफ हो गए हैं, कितनों से पैसा आ रहा है, वहां से हटा देंगे। एक बार वहां से हटा दे तो उनके पास से डाटा हट जाता है, समझ रहे हो। तो डाटा हट जाता है तो बैंक में अगर आप जाके भी पूछोगे ना कि ये मेरा लोन अकाउंट है, चेक करके बताना, तो वहां पर वो चेक करके नहीं बता सकते चाहकर भी। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि डाटा वहां पर शो ही नहीं हो रहा होगा। ठीक है, आपको बकायदा मेल करनी पड़ेगी सब जगह बैंक को, तब जाके आपका डाटा शो होना स्टार्ट होगा कि राइट ऑफ हो चुका है, लेजर से ही हट गया। लेजर से हटाने की वजह क्या है? एनपीए का रेशियो ज्यादा होना। अगर किसी बैंक का भी एनपीए का रेशियो ज्यादा हो जाता है तो बैंक के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। उनका इंटरेस्ट रेट हाई हो जाता है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है तो स्टॉक गिर जाता है। कई बैंकों के साथ बहुत बड़े बड़े बैंक नाम है, उनका नाम नहीं ले सकते, इसी वजह से वो बैंक क्यों गिरे, वो बैंक बंद क्यों है और कुछ बंद होने के कगार पे क्यों है, इसी वजह से, क्योंकि उनका राइट ऑफ का रेशियो बढ़ गया था, उनका एनपीए का रेशियो बढ़ गया था। इसलिए जब भी एनपीए होता है तो बैंक तुरंत चाहता है तुरंत रूप से उनकी सेटलमेंट हो, और जो भी अमाउंट उनको मिल रहा है उतने में वो खुश रहते हैं। राइट ऑफ में तो उनको 10% 20% में वो आराम से सेटलमेंट कर लेंगे, जितने भी अनसिक्योर लोन क्रेडिट कार्ड होंगे। ऐसा क्यों कर लेंगे वो? क्योंकि 10-20% भी कई लोग मेरे पूछते हैं कि सर 10-20% भी क्यों लेते हैं, पूरा माफ क्यों नहीं कर देते? मेरे भाई, पूरा माफ करने के लिए वो कोई सरकार नहीं है और आप कोई किसान नहीं हो, क्योंकि पूरा जो लोन माफ होता है वो सिर्फ किसानों का होता है। आपको क्या है, डिस्काउंट मिलेगा। अब आरबीआई ने कोई पैसा बैंक को दिया है तो वो भी उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। आपको कोई नोटिस भेजा गया है तो उस पर भी फीस लगी होगी वकील की। अगर आपके पीछे कोई रिकवरी एजेंसी लगाई गई है तो उसको भी पैसे दिए गए होंगे ना। तो वो खर्चा कवर करने के लिए 10 से 20% बैंक अपने पास लेता है। सेटलमेंट होने को तो 8% पे करवाई है मैंने, 8% पे भी मैंने 10 लाख की सेटलमेंट करवाई है। और बताइए, लेकिन वो क्या है, उस टाइम पे अच्छे अच्छे तरीके से ऑफर निकालना आना चाहिए। अगर आपको अच्छे तरीके से ऑफर निकालना आ रहा है तो आपकी सेटलमेंट आराम से 10 से 15% पे 20% पे हो जाएगी। इससे ऊपर आपको एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। ये है प्रोसीजर। पूरा क्रेडिट कार्ड और पूरे पर्सनल लोन का प्रोसीजर पूरा का पूरा यही है। अब कई भाई लोग पूछेंगे कि सर सिक्योर के लोन के अंदर क्या करें, हमारा होम लोन है, मॉडरेज लोन है, अपना कोई और लोन है, उसके अंदर क्या करा जाए? मेरे भाई, उसके अंदर भी सेटलमेंट होती है, पहली बात तो जान लो। अब लेकिन उसके अंदर सीधे तरीके से सेटलमेंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी सीधे तरीके से? क्योंकि बैंक के पास आपकी कोई प्रॉपर्टी है जिसको वो नीलाम कर सकती है। ऐसे नहीं कर सकती नीलाम, लेकिन मल्टीपल नोटिस इशू होंगे और उनको आस रहती है कि हम ये चीज बेच के ले लेंगे अपने पैसे, है नहीं है? तो इसमें क्या करना चाहिए, इसमें 2-3 तरीके का लूप होल है। मतलब अलग अलग तरीके से आपको लूप होल लगाने पड़ेंगे और उसके बाद आपकी सेटलमेंट हो सकती है। कितना डिस्काउंट आपको मिल सकता है, इस पे आपको नहीं मिलेगा। अगर कोई कह रहा है कि मैं 20 से 30% पे करवा दूंगा सेटलमेंट, तो उतना पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन आपको 50 से 60% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको 50 से 40% पैसे देके आपकी सेटलमेंट हो जाएगी और करवाई भी गई है। लूप होल क्या क्या है? मान लेते हैं आपका कोई मोर्टगेज का लोन है, अब उस पर कोई केस चल गया, ठीक है, केस या फिर आपने चलवा दिया तो वो जमीन डिफॉल्टर हो गई। अब जब तक केस चल रहा था तब तक वो बेच नहीं सकती बैंक चाहकर भी, तो उस मौके पे सेटलमेंट करेगा। अब मान लेते हैं आपने स्टे ले लिया, आपने हाई कोर्ट से, डीआरटी से, कहीं से स्टे ले लिया 3-4-5 साल का, बैंक वहां पर फंस गया। अब 3-4-5 साल पैसा बर्बाद करने से अच्छा है कि बैंक उस पर सेटलमेंट का ऑफर ले आता है। ऐसे ही हमारे एक क्लाइंट थे जिनके साथ ये प्रॉब्लम हुई थी, उन्होंने अपने तरीके से डील करी। वो लूप होल्स मैं यहाँ पर ज्यादा बता नहीं सकता क्योंकि वो थोड़े अलग है, इसलिए वहां पर बताया नहीं जा सकता। अगर आपको जानने हैं तो आप मेरे से पर्सनल बात कर सकते हो व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करके, ठीक है। नॉर्मल कॉल करोगे कोई जवाब नहीं आएगा, व्हाट्सएप पर कॉल करोगे कोई जवाब नहीं आएगा। आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें, फिर आपको आंसर कर देंगे, ठीक है। तो उसमें अलग अलग लूप होल उन्होंने लगाया और उनकी सेटलमेंट मात्र ज्यादा अच्छा ऑफर तो देखो नहीं मिला, लेकिन 60% में उनकी सेटलमेंट हो गई, ठीक है। और जो मैंने सबसे तगड़ी सेटलमेंट देखी है जो सिक्योर लोन की है, वो है 45% पे। हाँ, उसके अंदर भी बहुत सारे लूप होल लगाए थे, उसमें स्टे लिया गया था, बकायदा 8 साल तक स्टे चला था और उसके बाद आराम से सेटलमेंट हो गई थी, कोई परेशानी नहीं हुई। जो हमारे क्लाइंट थे वो गवर्नमेंट सर्वेंट भी थे, तो उनको उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, उनकी जॉब में कोई दिक्कत नहीं हुई। बीच में जो उनको नोटिस आते रहे, जैसे पर्सनल लोन में भी नोटिस आते हैं और इसके अंदर भी आएंगे, आर्बिट्रेशन के आएंगे या फिर किसी और तरीके के आएंगे, तो उनका उन्होंने क्या करा कि अलग अलग रूप से रिप्लाई लिखवाते रहे और सारी चीजें करते रहे। देखिए, जितने भी पर्सनल लोन है उनमें तो वैसे भी कोई खास दिक्कत होने वाली नहीं है। ज्यादा से ज्यादा बैंक क्या कर सकता है कि आपको आर्बिट्रेशन के नोटिस भेज सकता है। आर्बिट्रेशन का नोटिस जैसे रिसीव होता है तो उस हल्के में बिल्कुल मत लो, उसका तुरंत रूप से रिप्लाई लिखो, ऑब्जेक्शन लिखवाओ, चाहे तो हमसे लिखवा सकते हो, यहाँ पर नंबर आ रहा व्हाट्सएप पर मैसेज करके, ठीक है। तुरंत रूप से रिप्लाई लिखा के और उसके बाद उसे बस कर दो, वहां पर कहानी खत्म। अगर सिक्योर लोन में भी आर्बिट्रेशन आ रहा है तो उसका भी सेम चीज करना है।
हाँ, पर्सनल लोन में एक अलग चीज आती है जिसमें चेक बाउंस या फिर सेक्शन 25 का केस कर सकते हैं, तो उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं। अगर वो भी कर देते हैं, क्रेडिट कार्ड में नहीं करेंगे जिसमें ईसीएस नहीं लगा, अगर क्रेडिट कार्ड में ईसीएस लगा तो वो भी इसके अंदर काउंट हो जाता है, ठीक है। वैसे 99% क्रेडिट कार्ड में ईसीएस तो लगा नहीं होता, तो चिंता लेने की जरूरत नहीं है। अगर वो भी इसके अंदर आता है तो सीधी सी बात है, फिर आपको बेल लेनी है सेम डे, और उसके बाद क्या, केस तो चलता रहता है, केस तो 40 साल चलेगा, 40 साल में कुछ होने का नहीं, 1 साल के अंदर आपकी सेटलमेंट हो जाएगी। ये लोग सिर्फ डराने के लिए ज्यादा केस करते हैं, आपको कोई जेल नहीं होगी तुरंत रूप से। हाँ, अगर आप मल्टीपल टाइम जो कोर्ट के समन होंगे उन्हें इग्नोर करोगे, कोर्ट को गुमराह करोगे, कोर्ट में टाइम वेस्ट करोगे, तो आपके लिए अरेस्ट वारंट इशू हो सकता है। वो भी कब होता है, वो भी कम से कम 4 नोटिस के बाद होता है। तो इसीलिए आपको तुरंत रूप से इसका बेल लेनी पड़ेगी, चाहे वो चेक बाउंस हो या फिर सेक्शन 25 हो, दोनों एक तरीके से बहने ही है, दोनों सेम है। बस ये है कि चेक बाउंस में चेक दिया जाता है और यहाँ पर ईसीएस लगता है, और कोई फर्क नहीं है। ये करने के बाद आपकी सेटलमेंट तुरंत रूप से होगी। और सिक्योर लोन में भी जो मैंने आपको बताया वो चीजें करनी पड़ती है। इसमें एक लंबा प्रोसीजर है, तो आप चाहो तो हमसे बात कर सकते हो, हम आपको बता देंगे क्या क्या चीजें आपको करनी है, कैसे इसके अंदर सेटलमेंट लानी है, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है, कोई रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, कॉल्स बहुत आ रही हैं, लीगल नोटिस आ रहे हैं, कोई लोन की सेटलमेंट करवानी है, कोई और प्रॉब्लम है लोन से रिलेटेड, ऐसी कोई भी दिक्कत है, तो यहाँ पर नंबर आ रहा है, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। नॉर्मल कॉल करोगे कोई जवाब नहीं आएगा, व्हाट्सएप पर कॉल करोगे कोई जवाब नहीं आएगा, तुम मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करो। एक बार व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे, उसके बाद हम आपके मैसेज का रिप्लाई करेंगे, आपके मैसेज का आंसर कर देंगे, उसके बाद आपकी जितनी भी प्रॉब्लम होगी उनको वहां पर निपटा के देंगे, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।